स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेटा वो है हमारा बीए प्रोग्राम के जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका हमारा जो सेमेस्टर का जो है फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा हिस्ट्री से हमने लिया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1700 टू 1950 के बीच में जो चीज़ें क्वेश्चन हमारे आएंगे, डीएससी का है हमारा पेपर। 75 नंबर का पेपर होगा बेटा। मिनिमम जो आपका मैक्सिमम आवर्स जो है आपके 3 आवर्स हैं। 75 मार्क्स का पेपर होगा। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जानते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आएंगे, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, 18वीं शताब्दी के इतिहास पर विभिन्न ऐतिहासिक विचारों की संक्षिप्त में समीक्षा कीजिए। ब्रीफली डिस्कस वेरियस व्यूज़ ऑन द 18th सेंचुरी इन इंडिया हिस्ट्री। तो भाई 18th सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ, ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे क्या हुआ, अंग्रेज़ भारत के अंदर आए और उन्होंने भारत के अंदर पूरा कब्जा कर लिया। 1857 रिवॉल्ट हुआ, उसके अंदर जो भारत के जितने भी राजा थे उनको मार के गिरा भी दिया उन्होंने। हेलो। तो हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो है प्लासी और बक्सर के युद्ध से क्या कारण थे। इलाहाबाद की संधि का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा, ये आपको बताना है। इसके बाद भारतीय महिलाओं के सामाजिक उत्थान में राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज का आलोचना कीजिए। किस तरह से उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बात कही। 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किन कारणों से भारतीय परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, मतलब भारत के अंदर किस तरीके से उद्योग क्या हो गए, ख़त्म होते चले गए। 1857 विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन जल्द ही जनन विद्रोह में परिवर्तित हो गया। विवेचना कीजिए क्यों। एक ये क्या था, सैनिक विद्रोह था लेकिन जन विद्रोह माना गया क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत सारे लोग को हानि हुई। तो सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए। उन टाइम में उन्होंने कुछ नहीं देखा, सभी लोग इकट्ठे हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, मतलब राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई 19वीं शताब्दी में, मतलब राष्ट्र को लेकर जो महात्मा गांधी ने और भी जितने भी जो मंगल पांडे है, महारानी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ऐसे बहुत सारे जो भारतीय हिंदू, हरिश्चंद्र, तो हमारे जितने भी जो लोग हैं इन सभी ने क्या किया, राष्ट्रवाद के लिए आवाज़ उठाई। 1920 से और 1934 के बीच भारतीय राष्ट्र आंदोलन के विकास और प्रसार में महात्मा गांधी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा 1920 से लेकर 1934 के बीच में। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन वगैरह और नमक आंदोलन वगैरह, ठीक है। आपके विचार में भारत का विभाजन क्यों हुआ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। और भी क्वेश्चन है हमारे, ये भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलिए इससे रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है हम उसको करते हैं, ठीक है बेटा। हमारा जो टॉपिक है उसी को हम करते हैं। तो कौन सी किससे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा टॉपिक 18वीं शताब्दी से एक क्वेश्चन हमारा हर बार आता रहा है। 18वीं शताब्दी में भारत में आए विदेशी यात्री और भारतीय लेखकों के वृत्तांत में 18वीं शताब्दी में बोला जाता है भारत के समाज की बिगड़ी हुई स्थिति का बड़ा दुखद चित्रण किया है। 1707 में मुगल साम्राज्य के पतन के आरंभ के साथ ही भारत में असीमित अशांति का युग आरंभ हुआ। जैसे मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ, ये 18वीं शताब्दी में ही समाप्त हुआ, उसी समय क्या हुआ, एकदम से ही अंग्रेज़ लोग आ गए। मुगलों के केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होते ही छोटी छोटी शक्तियाँ के सिर उठाना आरंभ कर दिया और 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज राजनीतिक प्रगति के प्रति उदासीन थे। अधिकांश गांव को देश में हो रहे परिवर्तन की कोई सरोकार नहीं था, गांव वालों को इसकी खबर भी नहीं थी। कहा जाता है पहले शहरों में ये आंदोलन चल रहा था। 18वीं शताब्दी का हिंदू समाज अधिकांश मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। कोई अपने को राम भक्त कहता था, कोई कृष्ण भक्त कहता था, किसी की भगवान शंकर में रुचि थी, किसी को विष्णु में थी, कोई माँ दुर्गा में, जादू टोना टोकटा, इन सभी चीज़ों में ज़्यादातर रहते थे। तंत्र में विश्वास करने वाले तांत्रिक कहलाए। तो बहुत सारी 18वीं शताब्दी के टाइम पे चल रही प्रथा थी। उस समय एक सबसे बड़ी प्रथा क्या थी बेटा, जाति प्रथा थी। तो जाति प्रथा क्या थी, जाति को जो ब्राह्मण होते उनको सबसे बड़ा माना जाता है। जाति 4 प्रकार की होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोला जाता है।
बोलते हैं जाति व्यवस्था मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण विवादास्पद संस्था मानी जाती है। फ्रांस की यात्री ट्रैवनियर ने 18वीं शताब्दी में काफ़ी पहले ही जाति प्रथा के दोषों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जाति प्रथा बेकार है। उन्होंने क्या बोला, मुसलमानों का अनुपात और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ पर जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी मोनियार विलियम्स के जाति को व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कही गई। उस समय एक चीज़ और चल रही थी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता स्वयं सामाजिक असमानता। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत क्या होता है। तो ये 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की ही समस्याएं हैं। तो जो छोटी जाति के लोग होते थे उनके उनके साथ अस्पृश्यता जैसा व्यवहार किया जाता था। नारी का समाज में स्थान क्या होता था 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ठीक है। तो नारी को लेकर समाज के अंदर बहुत सारी बातें हुई। कहा जाता है नारी पुरुष का पूर्वोत्तर निर्भर थी। बचपन में ही वो अपने पिता पर, युवावस्था में पति पर, तो मतलब पूरा उसका जो जीवन था कष्टदायक था। और नारी में कहा जाता है अलग अलग प्रथाएं होती थी, रीति रिवाज में रहना पड़ता था उन्हें। विवाह से पहले पिता के अंडर में और फिर विवाह के बाद पति के अंडर में। वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर आश्रित थी। आर्थिक क्षेत्र में इसीलिए वह नारी पुरुष पर आश्रित हो गई। उसके बाद अन्य सामाजिक रीतियाँ क्या थी। 18वीं शताब्दी के पूर्व ही कुछ ऐसी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हिंदू समाज में प्रवेश कर चुकी थी जिनका हिंदू नारी पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। ये रिवाज थे बाल हत्या, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवाओं के प्रति दुष्व्यवहार। तो ये कुछ सामाजिक रीतियाँ थी कुछ। तो 18वीं शताब्दी में वाणिज्य और उद्योग 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान विदेशी व्यापारी कंपनियों क्षेत्राधिकार बढ़ाने में लगी थी। ब्रिटेन उद्योगपति इस दौड़ में सबसे आगे थे। ब्रिटिश ने ही भारत के अंदर बहुत सारी मशीनें लेकर आए और जिसके कारण उन्होंने व्यापार शुरू किया और उससे अधिक कमाई लेकर अपने देश लेकर जाने लग गए। तो ये कुछ 18वीं शताब्दी में हुए परिवर्तन। शिक्षा और संस्कृति की बात करें, जाति प्रथा के कारण अधिकांश लोग शिक्षा से वंचित थे, परंतु उच्च जातियों के लिए शिक्षा के दस्तावेज हमेशा खुले रहे। मतलब कि बड़े जो लोग होते थे उनके लिए हमेशा शिक्षा के द्वार खुले रहते थे। जो छोटी जाति के लोग होते थे उनके लिए शिक्षा का कोई भी व्यापार द्वार नहीं खुला हुआ था। तो ये 18वीं शताब्दी की ही घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं हैं। चलिए, अब ये तो आपका हो गया 18वीं शताब्दी में हमने आपको नारी के बारे में बताया, फिर हमने आपको रीति रिवाज के बारे में बताया, फिर हमने मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया वो बताया हमने। तो ये क्वेश्चन हमारा एक बहुत अच्छा एंटी क्वेश्चन है, 20-15 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा, वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद दूसरी इकाई से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, मराठा राज्य का उत्थान और पतन कैसे हुआ। तो मराठा औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। मतलब कि मुग़ल साम्राज्य पूर्ण रूप से क्या हो गया बेटा, ध्वस्त हो गई। ख़त्म हो जाने के बाद मुग़ल सम्राट की अयोग्यता दरबार में दलबंदी हुई, सैनिक कम हो गए, आर्थिक विनाश के कारण उसकी जो अंदरूनी जो है कमज़ोरी हो गई। कहा जाता है नई शक्तियों का उत्थान हुआ जिन्होंने मुग़ल को बिल्कुल क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया। मराठा, सिखों आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जो कि बोला जाता है दिल्ली भी मराठाओं की शक्ति इतनी बढ़ गई कि संपूर्ण उत्तरी भारत उन्होंने रौंद डाला। दिल्ली भी उनके प्रभाव में आ गई। दिल्ली के सम्राट मराठाओं के संरक्षण में रहने लग गए, मतलब मराठाओं को अंडर में रहने लग गए। वो हर संकट में अब मराठाओं को और देखने लग गए। पंजाब में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा सिंह बहादुर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव हिला दी और कहा जाता है पूरे मराठा साम्राज्य का उन्होंने दबदबा बना लिया। लेकिन ये यहाँ तक ही नहीं रुके। मराठाओं का उत्थान 1707 में हुआ, 1760 में उसका पतन हो गया। भारतीय इतिहास में स्मरणीय पल माना जाता है। मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ, मराठाओं का उत्थान हुआ। मराठाओं के उत्थान की पृष्ठभूमि, उनकी भौगोलिक स्थिति, मराठा साहित्य से प्रभावित सांस्कृतिक जागृति, मराठा संतों और धार्मिक नेताओं के कार्य। अब हम इन कारणों की विवेचना करते हैं। हम बताते हैं कि मराठाओं के और को क्या क्या उपलब्धियां थी।
तो महाराष्ट्र के उत्तर और पूर्व में विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी तक, ताप्ती नदी नर्मदा तक कहा जाता है ये जो मराठाओं का शासन रहा है। कहा जाता है इसी के अंदर शिवाजी के से पूर्व मराठा कुछ अधिक नहीं कर पाए थे, उनके पास अच्छे नेतृत्व का अभाव था। बोलते हैं 1727 से 1627 से लेकर 1680 ने पूर्ण जिसमें मराठाओं को एक महान शक्ति बना दिया। मराठा राज्यों को बनाने में महाराष्ट्र के संतों और धार्मिक नेताओं ने भी अपना असीम योगदान दिया। 16वीं-17वीं शताब्दी में बोला जाता है उस समय तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ के नाम से भी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, यह उपदेश दिया कि भगवान की दृष्टि में सब लोग समान हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिन्हें समाज सुधारक माना जाता है। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। तो बोलते स्वतंत्रता के लिए युद्ध किसने लड़ा? मराठाओं ने। शिवाजी द्वारा स्थापित इस छोटे से मराठा राज्य का अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए 50 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब दक्षिण पर चढ़ गया और कहा जाता है इसमें दो चीज़ें बताई गई है आपकी, मुग़ल साम्राज्य का अंत और उसका अब बोलते हैं इसी के अंदर हमारा